नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। क्या कुछ खास आज दिन भर में रहा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला जारी है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को पंजाब पुलिस द्वारा अपनी तथाकथित गिरफ्तारी से गुस्साए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बुधवार दोपहर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एक बार फिर दिल्ली की आप सरकार को निशाने पर लिया। का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या ये जान से मारने की धमकी होती है? मैं आप लोगों से, मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कल को कहूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तो वो मेरे पे एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल जो अपना दम्भ दिखाना चाहते थे, जो अपना घमंड दिखाना चाहते थे, उनको हाईकोर्ट ने ऐसे करारा तमाचा मारा है कि वो कई महीनों तक अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज भगवंत मान की जो स्थिति हुई है, जो पंजाब पुलिस की स्थिति हुई है, वो पंजाब पुलिस कभी ऐसी थी जिसने आतंकवाद को परास्त किया था। वो पंजाब पुलिस को देश सलाम करता था जिसने 2 दशक पुराने खालिस्तान के आतंकवाद को परास्त किया था। आज वो पंजाब पुलिस को काम क्या दे दिया गया है कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करे, चाहे वो नवीन कुमार हो, चाहे वो प्रीति गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो या कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे मैं हूं, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाए क्योंकि उनको डर लगता है उन ट्वीट से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप एक नहीं 1000 मेरे खिलाफ एफआईआर करोगे तब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में कब डालोगे। और मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उनको जानबूझ के बचा रहे हैं और ये आरोप मेरे नहीं है, उनके विधायक कंवरपाल सिंह के आरोप है, जो अमृतसर से विधायक है, जो समय एसआईटी का हिस्सा थे और जो एसआईटी उन दोषियों को बचा रही थी, उस एसआईटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट का जिक्र अपने हर भाषण में करते थे। वो कहते थे इस रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। वो कंवरपाल सिंह ने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद उनको प्रमोशन दी और उनके असिस्टेंट सीएम, पंजाब के हाफ मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठ जाओ तो वो उठ जाते हैं, वो कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आज बिल्कुल एक लाचार सीएम की तरह वो काम कर रहे हैं। मैं अरविंद जी को ये कहते हुए कि देश ने, दिल्ली ने, पंजाब ने उनको जो सत्ता सौंपी थी, विकास के लिए सौंपी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पुलिस आ गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक आपके स्तंभ को तोड़ नहीं देगा। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दिल्ली से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। बताया गया है कि करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इस पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया। इस एयर कार्गो मॉड्यूल से ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामद की है। दरअसल डीआरआई को इस ड्रग की खेप को लेकर एक खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद 10 मई को एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट था। जब टीम मौके पर पहुंची तो यहां एक कार्गो से 55 किलो हेरोइन बरामद हुई। ड्रग्स की बड़ी खेप युगांडा से दुबई के रास्ते दिल्ली तक पहुंचाई गई थी। डीआरआई की टीम ने एयर कार्गो से 55 किलो हेरोइन की एक खेप पकड़ने के बाद एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इसके बाद इस शख्स से हुई पूछताछ के आधार पर हरियाणा और लुधियाना में भी छापेमारी को अंजाम दिया गया। इस छापेमारी में 7 किलो हेरोइन और 50 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई। इसके बाद एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से एक दिल्ली से और एक 2 लुधियाना से गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली से गिरफ्तार हुए प्रवीण को साकेत कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि अन्य 2 को लुधियाना कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अगली खबर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगाने और सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगाने के बाद क्रिप्टो करेंसी को GST के दायरे में लाने की तैयारी है और माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े सर्विसेज पर 28% GST लगाया जा सकता है। GST काउंसिल की बैठक मई महीने में होने के आसार हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर GST लगाने को लेकर चर्चा होने की संभावना है और उस बैठक में 28% स्लैब में क्रिप्टो करेंसी को रखे जाने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपनी सर्विसेज देने के लिए 18% GST का भुगतान करना पड़ता है। GST काउंसिल ने एक कमेटी बनाई है जो क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े सर्विसेज पर 28% GST लगाए जाने का इसको लेकर चर्चा कर फैसला लेगा और इस कमेटी में फैसला लिए जाने के बाद इसे GST काउंसिल की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। बहरहाल 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी के मुनाफे पर 30% टैक्स का प्रावधान लागू हो चुका है। 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS का भुगतान करना होगा, चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में। जब से 30% टैक्स का प्रावधान हुआ है तब से क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर उत्साह घटा है। TDS लगने के बाद ये घट सकता है और लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर 28% GST लगाया गया तो क्रिप्टो करेंसी आपको बता दें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने श्रीलंका में पनपे आर्थिक संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। अखिलेश ने श्रीलंका से लेकर बुलडोजर मस्जिद विवाद और आजम खान पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी हैं, अगर सरकार राशन देना बंद कर दे तो। उन्होंने कहा कि सरकार अगर राशन देना बंद कर दे तो भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि देश में रोजगार ही नहीं है। देश में इन दिनों लाउड स्पीकर और बुलडोजर का मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तभी से कई जगहों पर बुलडोजर चला और मुद्दा बन गया। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो न्याय मांगने की कोशिश करेगा उस पर सरकार बुलडोजर चलवा देगी। उन्होंने आगे कहा कि कानपुर देहात में एक शख्स सब्जी बेचने बाजार गया और जब घर वापस आया तो देखा कि उसके घर पर बुलडोजर चल गया। उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं ताजमहल में तहखाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने मस्जिद विवाद पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है किस विवाद को स्पॉन्सर करना है और किन लोगों की आर्थिक मदद करनी है, किसके खिलाफ नफरत पैदा करनी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और पार्टी के मुस्लिम चेहरा आजम खान पर भी अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आजम खान बेहद जल्द जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का इतना दबाव है कि वो बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक लोगों पर गलत ढंग से मुकदमे लगा दिए जाते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अपने पति रवि राणा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा, उद्धव ठाकरे जी आपको जहां से चुनाव लड़ना है बता दीजिए, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगी। नवनीत राणा ने आगे कहा, मैं और रवि राणा जी 14 मई को शनिवार के दिन सुबह 9 बजे दिल्ली के कन्नॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर महाआरती करेंगे ताकि सरकार में जो उद्धव सरकार के चलते संकट है वो दूर हो। और क्या कुछ बोली नवनीत राणा, आइए सुनते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर है? अगर मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई पोस्टर लगा रहा है तो उसमें मैं बात करूंगी। हॉस्पिटल में मेरी प्राइवेट हेल्थ चेकअप के बारे में अगर कोई इंक्वायरी करने जाता है जिसको मैंने राइट्स नहीं दिए हैं, अगर वो जाके पूछेगा, उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है और उसका पालन मैं करूंगी और कोर्ट का पालन मैं पूरी रिस्पेक्ट से करती हूँ। 14 तारीख को मुझे लगता है कि 14 तारीख को महाराष्ट्र में जो अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे मार्ग पे हैं, उनकी कोई सभा है महाराष्ट्र में
और उसी दिन ये संकट से महाराष्ट्र को बचाया जाए, इसके लिए संकट मोचन की आरती सुबह 9 बजे हम दिल्ली में एक मंदिर में संकट मोचन के जाकर आरती करने वाले हैं कि ये संकट जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र से दूर हो। मराठीमध्ये सांगा 14 तारखेला नेमकं काय करणार? आदेश आया उससे क्या प्रतिक्रिया? मैंने ऑलरेडी कह दिया 124A सेडिशन जो लगा है, मुझे लगता है ये ब्रिटिश कालीन में ब्रिटिशों ने हमारे देश पे लगाया था और जो ग्रेट लीडर्स थे हमारे देश के, उनके अगेंस्ट ये कार्रवाइयां होती थी। पर आज इस देश में रहने वाला और देश के हित में बात करने वाला, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले पे देशद्रोह का कलम लगता है। तो मुझे लगता है जो केंद्र सरकार आज ब्रिटिश आदेशों को और हुकुमशाही के जो भी कलम लगे उसको हटाने का काम कर रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और लॉ मिनिस्टर को दिल से ये देश का हर एक व्यक्ति अभिनंदन करता होगा, दिल से उनका धन्यवाद करता होगा कि ब्रिटिश कालीन जो भी चीजें हमारे देश में आज भी है उसे हटाया जाए और देश के हित में काम किया जाए। सेशन कोर्ट ने भी अपने बोला था ये वाला मंदिर है ना, ये हमारा प्राचीन मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर है ना कनाट प्लेस पे। यस, 14 झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई है। ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। अब जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला कई साल पुराना है। दरअसल झारखंड में 2009 व 10 में मनरेगा घोटाला हुआ था। उसी मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली थी। तब उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट के आवाज से बरामद किए गए हैं। बाकी रुपए कंपनी से मिले थे। उस समय ईडी ने पूजा सिंघल के आवास के अलावा उनके पति के रांची में स्थित अस्पताल में भी रेड डाली थी। जांच एजेंसी को सिर्फ पैसे ही बरामद नहीं हुए बल्कि कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे। इसके अलावा दोनों द्वारा कई फ्लैट में किए गए निवेश की बात भी सामने आई। करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात मिलने की बात कही गई थी। उन तमाम सबूतों के आधार पर उनके पति सीए सुमन कुमार से कई घंटों तक पूछताछ की गई। कई तरह के सवाल दागे गए। फर्जी कंपनियों को लेकर भी सवाल जवाब हुए। बताया गया कि कई सवालों पर पूजा ठीक तरीके से जवाब भी नहीं दे पाई। पूजा से पहले उनकी सीए सुमन कुमार के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। वे 5 दिन की ईडी रिमांड पर जा चुकी हैं। कल उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी बैनर और झंडे लगाए जाने का मामला चर्चा में है और इसी बीच अब हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्या कुछ कहा उन्होंने मुलाकात के बाद, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, आखिर चर्चा क्या हुई है? देखिए, एक तो हिमाचल के बहुत सारे प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उस दृष्टि से मैं आभार व्यक्त करने के लिए भी गई थी। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की ओर से निमंत्रण देने के लिए भी गए थे। जो प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में बन करके तैयार हैं या कुछ का शिलान्यास होना है तो उनका शिलान्यास करने के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारे। और विशेष तौर से मुझे इस बात को लेकर के आपके साथ बात करते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने आग्रह किया है, जो निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी के समक्ष, 8 साल का कार्यकाल, बहुत सफल कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का जो 31 मई को पूरा हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया हमने कि इस कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश में किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को, हमारे आग्रह को सुना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो निर्णय होगा उसमें हिमाचल प्रदेश में उनका आना होगा और हिमाचल प्रदेश में आकर के बहुत भव्य तरीके से हम इस 8 साल के कार्यकाल जो यशस्वी रहा पूरे देश भर के लिए।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने ये संदेश दिया है कि सत्ता को आईना दिखाना राजद्रोह नहीं हो सकता। पार्टी ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश से यह भी साबित हो गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजद्रोह कानून को खत्म करने का जो वादा किया था वह सही रास्ता था। क्या कुछ बोले इस पर रणदीप सुरजेवाला, ये सुनते हैं। नमस्कार साथियों, सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। कांग्रेस 2019 में ये कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है। लोगों की आवाज उठती रहेगी, यही जन आंदोलन की परिपाटी है। जय हिंद। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।